गुड मॉर्निंग। बैठिए। तो कल हम लोग एक तो नेशनल नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय, और रियल जीडीपी जीएनपी, और नॉमिनल जीडीपी जीएनपी, और डिफ्लेटर, ये कॉन्सेप्ट देखे थे। और हमने ये समझने की कोशिश भी करी कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट जान लें प्रोडक्शन की, जितना भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है उसकी फैक्टर कॉस्ट जान लें तो हमें फैक्टर इनकम पता लग जाएगी। हमें इनकम अलग से जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो साधनों को लागत होती है जो उत्पादक लोग देते हैं वही साधनों की आय होती है। केवल पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है कि उत्पादक उसको लागत समझते हैं और जो साधन होते हैं वो उसको आय समझते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट ही फैक्टर इनकम होती है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एक देश की राष्ट्रीय आय साधनों को मिलने वाली आय है, या आप यूँ भी कह सकते हो कि साधनों को दिए जाने वाले भुगतान है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति बतौर साधन के रूप में काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं बन पाएगा, चाहे वो बेरोजगार लोग हों और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता हो। ये उनकी व्यक्तिगत आय हो सकती है, ये राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल होगा। अगर कोई व्यक्ति लॉटरी जीत जाता है अचानक से, ये कोई उत्पादन नहीं है। लॉटरी का व्यवसाय करना उत्पादन है। लॉटरी में एक आदमी जीतता है, ये उत्पादन नहीं है। यानी जो कंपनी लॉटरी का व्यवसाय कर रही है, व्यवसाय कैसे कर रही है, वो उसका स्टाफ है और विजेता बनाती है लोगों को तो उनको पेमेंट करती है, फिर वो लॉटरी के टिकट बेचती है तो उसको इनकम आती है उससे, उसमें से एक्सपेंस माइनस करके उसकी इनकम उसको जनरेट होती। तो ये व्यवसाय अलग चीज़ होगी जो कर रही है। लेकिन मैं जाके जीत जाऊं तो इसको ये प्रोडक्शन नहीं कहते, ये प्रोडक्शन रिलेटेड इनकम नहीं है, ये बाई लक मतलब मेरा टिकट निकल गया। तो एक कल्पना करें आप कि पूरे भारत में सभी लोग लॉटरी से ही 1-1 लाख मतलब 1-1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं लॉटरी से। तो क्या भारत में उत्पादन हुआ है? मतलब हर आदमी जो हम पूरे इंडिया के अंदर सभी लॉटरी जीत जाए तो तो आपको क्या लगता है कि वस्तु सेवा का उत्पादन हो गया है लॉटरी जीतने से? आप छोटा सा केस ले लें, मतलब ये इकोनॉमी है जैसे इंडिया, इसको मान लो आप हमारी क्लास को। तो इसमें हम सभी लोग लॉटरी जीत के पैसे कमा लें तो क्या इस देश का उत्पादन हो गया? मतलब वस्तु सेवा पैदा हो गई क्या? ऐसे संसाधनों का उपयोग हो गया? ऐसे समझो आप। वस्तु सेवा का उत्पादन होना चाहिए, उससे जो आय पैदा होती है। लॉटरी जीतना प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। आप कौन सा काम कर रहे हो इसके अंदर, किस तरह का काम है? आपने टिकट खरीद लिया बस, ये इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में कोई जीत जाता है? अब कई सारे सवाल कंप्यूटर में फीड किए हुए हैं, उनमें आपके उत्तर मिल गए, आपको 7 करोड़ 5 करोड़ मिल गए, इसको हम जीडीपी नहीं कहते हैं। हाँ, सोनी या कोई भी चैनल उस प्रोग्राम को जो चला रहा है ये प्रोडक्शन है, राइट। उसमें जो लोग भागीदारी कर रहे हैं उनको वो पैसा भी देता होगा कि आप आओ यहाँ पे और आपको हम आने जाने का देंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे, आप इसमें भाग लो। तो उनको पेमेंट्स कर रहा है उस तरह का। उसको आप इनकम में डाल सकते हो, प्रोडक्शन में डाल सकते हो। जो बच्चा वहाँ पे जा रहा है आ रहा है और उसको एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो सवालों पे नहीं चल रहा है। सवाल का मुद्दा तो बाद का है कि उसमें मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिलेंगे। फिर उसमें विज्ञापन चलते हैं शो में। विज्ञापन एक सर्विस है, मतलब आपको हाईलाइट कर रहा हो टीवी पे जो भी विज्ञापन मतलब चैनल है, उसके बदले में पैसा ले रहा है।
तो आपको सर्विस भी दे रहा है विज्ञापन की, ये प्रोडक्शन है। मतलब आपको केवल विचार को समझना है, आपको यूपीएससी नहीं पूछेगी विज्ञापन किस में आता है, इस तरह की बातें यूपीएससी में नहीं आती। यूपीएससी में तो आपको पूछेंगे पिछले 10 साल में भारत का जीडीपी लगातार बढ़ा है, एक कथन दे दिया, दूसरा कथन दे दिया भारत की ग्रोथ रेट लगातार बढ़ी है, इसमें क्या सही है, ऐसे पूछेंगे आप। भारत की ग्रोथ में निम्न में से कौन से घटक का योगदान अभी सर्वाधिक है, अब उसमें दे दिया आपको कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इस तरह से ऐसे सवाल आते हैं। ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि विज्ञापन इसमें आएगा कि नहीं, वो तो अर्थशास्त्रियों का वर्गीकरण है, लेकिन मैं आपकी कॉन्सेप्ट को सेटल डाउन करने के लिए बातें कर रहा हूँ, राइट, इस तरह से। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन से पैदा हुई आय ही राष्ट्रीय आय है। अगर प्रोडक्शन किसी चीज का नहीं हो रहा है, किसी सर्विस का नहीं हो रहा है, फिर आय पैदा हो रही है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय नहीं कह सकते, राइट। और इसीलिए आप देखो कि हम उत्पादन से राष्ट्रीय आय की तरफ गए। जैसे कि सबसे पहले जीडीपी पढ़ा हम लोगों ने, जीडीपी क्या है, उत्पादन ही तो है। राष्ट्रीय आय बाद में निकली या पहले ही आ गई थी? बाद में निकली, क्योंकि जीडीपी, जीएनपी, डेप्रिसिएशन, टैक्स वगैरह सबको सेट करने के बाद राष्ट्रीय आय निकली। तो जहां से राष्ट्रीय आय को आप डिराइव कर रहे हो, वो चीज क्या है? प्रोडक्शन है ना। वस्तु सेवा के उत्पादन की वैल्यू से ही तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम शुरू कहाँ से हुए? दिक्कत कहाँ आती है? जब हम तर्क को विस्मृत कर देते हैं कि, और भूल जाते हैं कि हमारा रास्ता क्या था। ये हमारे आम जीवन के दुख का कारण भी है कि हम आए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भूल जाते हैं और यहाँ के कुछ और चीज़ों में लग जाते हैं, तो फिर हम वो विचलन होने के कारण विफल हो जाते हैं। तो मेन विचार को छोड़ दिया, तो ऊपर जीडीपी आ रहा है उसको भूल गए, नीचे हम तर्क कर रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तर्क खत्म हो जाता है अपने आप ही जब हमें यह मालूम है कि जहां से हम ये सारा डिराइव कर रहे हैं, अगर ब्रह्म से सारी सत्ता निकली है तो सब ब्रह्म के रूप है। अब आप उसको भूल के अपने बारे में बात करते हो, तो ये तो आपकी गलती है। जब डिराइव वहीं से हुए हो, फिर कह रहे हो कि वो क्या है, उस पर हम बहस कर रहे हैं, तो इसका कोई तर्क नहीं है। अब जीडीपी से सब निकाल रहे हो, कह रहे हो कि मेरे नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसे कौन समझा पाएगा? जब ऊपर ही लिख चुके हो कि वस्तु सेवा का उत्पादन और उसकी वैल्यू, उसमें टैक्स वैक्स जो भी है सारे माइनस प्लस कर रहे हो, तो बात ही खत्म हो जाती है कि उत्पादन जनित जो आय है वही राष्ट्रीय आय। फिर प्रति व्यक्ति आय देखिए हमने, क्योंकि कई बार राष्ट्रीय आय ज्यादा होती है लेकिन लोगों का कल्याण वैसा नहीं होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए 2 परिवारों के और फिर समझाया आपको कि हर जगह सापेक्षिकता है। आपकी आय का दूसरा पक्ष क्या है कि जनसंख्या किसी देश में ज्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति उत्पादन की जो उपलब्धि है या आय की उपलब्धि है वो कम रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आएगा ही। तो इस वजह से हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति कितना है। टोटल तो ठीक है लेकिन प्रति व्यक्ति कितना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखा कि प्रति व्यक्ति आय एवरेज होती है तो उसमें भी कमी होती है, ये विषमता को बता नहीं पाती है। प्लस आय है और आर्थिक कल्याण केवल आय पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कल्याण हम उसको कहते हैं जब हमें अच्छा लगता है, तो हम उपभोग करके कल्याण को प्राप्त करते हैं, लेकिन उपभोग करने के लिए आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, कोई भी चीज का उपभोग करोगे तो उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं फील होगी आपको, चाहे आप खाना खा रहे हो या और भी कोई चीज हो। तो स्वास्थ्य, ज्ञान, ये सब आयाम भी होने चाहिए। उसके लिए फिर मानव विकास सूचकांक और वो अलग दिशा हो जाती है, जिसको बाद में लाएंगे हम क्लास में। फिर रियल और नॉमिनल, मैंने आपको कहा कि जिससे हम कीमतों में निकालते हैं जीडीपी, अब कीमतें बदलती रहती है। जैसे कि मैंने कल आपको कहा कि अगर मुझे 2022-23 को कोई नाम देना पड़े
तो मैं इसको इन्फ्लेशन ईयर कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पे रही है। अमेरिका वगैरह भी कहते हैं कि 40 वर्षों के इतिहास में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है यूएस में। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये दिक्कत रही। तो कीमतें बढ़ने से भी ऐसा लगेगा कि मतलब जीडीपी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। इसलिए क्या होगा कि एक कीमत के प्रभाव को ख़त्म करना होगा। उसके लिए कोई सा भी वर्ष लो, कीमत को कॉमन रखना पड़ेगा। मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख के कल बताया 2019, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23। 19-20 में 145 लाख करोड़ का जीडीपी था, 20-21 में 135 लाख करोड़ रुपए का, 21-22 में 147 और अब 157 लाख करोड़ रुपए। ये बदलाव दिख रहे हैं हमें, जबकि कीमतें कॉमन है और वो कीमतें 11-12 की है। तो कीमत 11-12 की लगा के अलग अलग वर्ष का जीडीपी निकाल रहे हो, फिर भी उसमें चेंज आ रहा है, जबकि कीमतें सब में कॉमन है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि उत्पादन की मात्राओं में बदलाव हुआ होगा, तभी उनकी वैल्यू बदली होगी, क्योंकि कीमत तो कॉमन है। इसका मतलब जो भी हम समझ रहे हैं इस बात को लेकर, ये वास्तविकता समझ रहे हैं। तो जो इसी वजह से उसके आगे वास्तविक लग जाता है। जब आप स्थिर कीमत पे जीडीपी निकालते हो तो ये वास्तविक हो जाता है। कोई भी चीज़, जीएनपी, जीडीपी और भी दूसरे कॉन्सेप्ट स्थिर मूल्यों पे निकलेंगे तो आप उनके आगे रियल लगा देंगे, क्योंकि वो हमें रियलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई भ्रम पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई मौद्रिक भ्रम नहीं हो रहा है। 273 लाख करोड़ रुपए की 22-23 की वैल्यू देखते हैं तो हम हर कोई प्रभावित हो जाएगा, इतना जीडीपी, जबकि मौद्रिक भ्रम का शिकार है, क्योंकि उसमें कीमतें भी बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे कीमत को कांस्टेंट किया तो 157 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी जो कि सही वैल्यू है वो हमें मालूम चल जाती है। इसलिए उसके आगे वो रियल लगता है। और अगर चालू मूल्यों पे निकालोगे, प्रचलित भी कह सकते हो, चालू मूल्य भी कह सकते हो, तो उससे हमें फिर पता नहीं लग पाएगा। तो उसका कोई महत्व नहीं है। और जिन चीज़ों का महत्व खास नहीं होता उनके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी, इस तरह से। डिफ्लेटर आसान है, दो कॉन्सेप्ट जो रियल और नॉमिनल के हैं। तो नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी को ऊपर रखिए, रियल को नीचे रखिए, देखिए कि नॉमिनल रियल से कितना ज़्यादा है, 1.2 है कि 1.7 है कि 1.8 है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। दो बातें लिखनी है इसमें। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जो भी कल लिखा था उसके आगे लिखिए जीएनपी डिफ्लेटर, जीएनपी डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर के दो मुख्य प्रयोग होते हैं। दो मुख्य प्रयोग होते हैं। देश लगाइए, फर्स्ट लिखिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की स्थिति के बारे में जानकारी देना। पूर्ण विराम लगाइए। दूसरा लिखिए किसी भी वस्तु के चालू मूल्य को आधार वर्ष वाले मूल्य में बदलने, आधार वर्ष वाले मूल्य में बदलने में मदद करना। जो मैं कह रहा था कि वो भाग लगा के अंदाज लगाने वाली बात जो कह रहा था, और इसको देख के इन्फ्लेशन का मालूम भी चलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिफ्लेटर का मान आ रहा है उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन। डिफ्लेटर का मान 1.7 आ रहा है या 1.8 आ रहा है, 1.8 आ रहा है तो और ज्यादा है।
तो अर्थशास्त्री इसका इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब पता लगाने के लिए। हालांकि इससे मुद्रास्फीति मतलब पॉलिसी लेवल पे नहीं मापी जाती, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है, मतलब जीएनपी जीडीपी में सभी वस्तुएं आ गई। मुद्रास्फीति में ही पढ़ाऊंगा आपको आगे। मुद्रास्फीति सब वस्तुओं के लिए नहीं देखी जाती, चयनित वस्तुओं के लिए देखी जाती है। मतलब आम आदमी की लाइफ में किन वस्तुओं का रोल ज्यादा है। एक किसी भी व्यक्ति के बजट की कल्पना करें आप, कि जैसे 50,000, 1,00,000, 20,000, कुछ भी एक बजट है, तो उसमें अर्थशास्त्री देखते हैं कि इस बजट का कितना भाग किस वस्तु पे सबसे ज्यादा जाता है। जैसे कि अनाज पे ज्यादा जाता है तो अनाज को ज्यादा मतलब महत्व देंगे, सब्जियों पे ज्यादा जाता है तो फिर ऐसे वो रैंकिंग करते हैं उसकी। क्या आप और हम दोनों विचार करें तो पूरा जीडीपी जीएनपी में जितनी वस्तुएं हो रही है वो हम सब यूज कर रहे हैं, इस क्लास में बैठे हुए लोग। कई असंख्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं आप हमें ये बताएं। हम खाद्यान्न इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं कुछ। प्राइमरी आर्टिकल्स में आप ये कहोगे कच्चे सामान, जैसे कि आप फल खरीदते हो, वेजिटेबल्स खरीदते हो, ऑनियन खरीदते हो, टमाटो खरीदते हो, पोटैटो खरीदते हो, यही सब है ना। या इनको आप फूड कैटेगरी में डाल दें, अलग अलग इंडेक्स में नाम अलग अलग होते हैं। जैसे फूड में आ गए, फिर फ्यूल कैटेगरी है। फ्यूल कैटेगरी के अंदर आपके पेट्रोल, डीजल, गैस और इस तरह की चीजें हैं, जो हर आदमी के घर में वाहन तो मिल ही जाएगा लगभग, अधिकांश के घर में। और फ्यूल अन्य तरीकों से भी आपको इम्पेक्ट करता है, भले आपके यहाँ वाहन ना हो, लेकिन सामान पहुंचाने के लिए तो वाहनों का प्रयोग होता ही है ना। तो हम क्या फ्यूल को छोड़ देंगे मुद्रास्फीति की गणना में? फ्यूल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे कि शैम्पू, साबुन, इस तरह की चीजें, ब्रेड भी आ जाएगी उसमें, या ब्रेड फूड कैटेगरी बना दी तब तो वहाँ चली जाएगी। प्राइमरी आर्टिकल बनाए तो फिर वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रेड प्राइमरी आर्टिकल नहीं होता है, आपने मैन्युफैक्चरिंग करी उसकी, वो प्राइमरी में नहीं आएगा। लेकिन और कुछ इंडेक्स में पान मसाला, रेंट और इस तरह की चीज़ें भी डाली जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोग पान मसाला भी खाते हैं, और कई लोग खाते हैं गुटखा वगैरह, ये सब फालतू चीज़ें, लेकिन वो खा रहे हैं, उनकी आदत है। तो जब कीमतें बढ़ेगी तो क्या उनकी लाइफ में असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जो ऐसी चीजें होती है उनको डाला जाता है। हवाई जहाज थोड़ी डाल देंगे इन्फ्लेशन में। हवाई जहाज भी पैदा होते हैं, हेलीकॉप्टर भी पैदा होते हैं, केबल्स होती है और ऑप्टिकल फाइबर पैदा होती है, बसेज होते हैं, ट्रक्स होते हैं। ये क्या इन्फ्लेशन में काउंट होते हैं? कहीं पढ़े हैं आपने कि ट्रक आ रहा है उसमें? आम आदमी ट्रक का इस्तेमाल करता है, खरीदता थोड़ी है ट्रक। ट्रैक्टर आ जाएंगे उसमें, ऐसा नहीं होता है। कार आ जाएगी उसमें, स्कूटर आ जाएगा उसमें। ये क्या रोज हर महीने खरीदने वाली चीजें हैं? स्कूटर एक बार ले लिया तो 5 साल 10 साल तक चलेगा ना। रोज डे टू डे लाइफ में आप क्या इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर इन्फ्लेशन आएगा ना। कैमरे की क्या इन्फ्लेशन निकालोगे आप, प्रोजेक्टर की, डिजिटल बोर्ड की? इससे थोड़ी ना आम आदमी का हुआ है। इसलिए क्या है कि जो कॉमन चीजें यूज होती है उनसे बनता है, और जीएनपी डिफ्लेटर तो सारी वस्तुओं को शामिल कर रहा है। ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्टर सस्ते हो गए हों और ऑनियन महंगे हो गए हों, तो वो तो ऑनियन की महंगाई को प्रोजेक्टर का सस्ता होना ढक देगा। आम आदमी चिल्ला रहा है कि मेरे को महंगाई की मार पड़ रही है, और हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जीरो है। इसका कोई मतलब थोड़ी है। कई सामान होते हैं ना ऐसे जो सस्ते होते जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड नहीं रहती। अब आप जीडीपी में तो सारे शामिल कर रहे हो, तो वो इन्फ्लेशन बहुत कॉमन, किसी काम की नहीं है। लेकिन ये है कि आपको सपोर्ट चाहिए ना, मतलब डेटा को कंफर्म करना चाहिए। जैसे कि आप एक मरीज सही हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए एक जांच थोड़ी करवाता है डॉक्टर। कहता है 4-5 जांचें लिखता है, सब में से आता है तो कहता है अब छुट्टी देंगे। तो इकोनॉमी को समझने के लिए सप्लीमेंट्री भी चीजें चाहिए होती है।
तो अर्थशास्त्री क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन साथ में इसको भी चेक कर लेंगे कि डिफ्लेटर कहाँ चल रहा है, तो उससे भी उनको बल मिल जाएगा कि हाँ हम जो सोच रहे हैं ये भी कंफर्म कर रहा है इस तरह से। तो इससे हमें पता लगता है, लेकिन हम यूज नहीं करते, हम आपको ये कह रहे हैं। लेकिन यूपीएससी में आ गया अगर, और 2022 का पेपर और 12 का पेपर बहुत टफ रहा है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही निकल जाएगा पेपर। बहुत टफेस्ट एवर पेपर 22 का, तो 12 से भी ज्यादा था। नियर रियर उसके भी डिटेल में जाके जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं उनको उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ। बहुत मुश्किल पेपर था, तो हमें स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना है। तो ये जीडीपी जीएनपी डिफ्लेटर के दो रोल पढ़ के ही आपको पीटी में जाना है कि एक तो हमें चालू मूल्यों से, किसी भी चीज की चालू मूल्य से हम आधार वर्ष के मूल्यों में कैसे जाएं, क्योंकि कभी कभी कोई वस्तु अभी तो हुई है लेकिन आधार वर्ष में नहीं हुई है, तो उसको कैलकुलेट कराने में हेल्प करता है। और दूसरा मुद्रास्फीति का आइडिया देता है। बस सूत्र आपसे पूछेंगे नहीं, और पूछ भी लेंगे तो आपकी टिप्स पे है ये, क्योंकि नॉमिनल रियल आप जानते हो, नॉमिनल को ऊपर रखना है, रियल को नीचे रखना है, राइट। तो ये है, तो ये एक सीरीज में मैंने राष्ट्रीय आय के जो आपके हिसाब से सीएपीएफ और दूसरी परीक्षाओं में थोड़े और नीचे स्तर की कॉन्सेप्ट भी पूछता है यूपीएससी, वो सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम किन्स के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, तो अगला हेडिंग आप लगाइए। इकोनॉमिक्स ऑफ किन्स। इसको बिंदुवार हम 1 2 3 करके, एक भूमिका थोड़ी बताता हूँ, उसके बाद हम लोग तो माननीय किन्स महोदय ने, मतलब इनका पूरा नाम था जॉन मेनार्ड किन्स। ये सब हिस्टोरिकल है, ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई सवाल जैसा नहीं है इसमें। जे एम किन्स, मतलब ये जॉन मेनार्ड, ये किन्स लिखा हुआ, जे एम यहाँ लिख दिया मैंने, JOHN जॉन मेनार्ड, MAYNARD, जॉन मेनार्ड किन्स, राइट। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1936 में, जिसको लोकप्रिय रूप से जनरल थ्योरी कहा जाता है। जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, ऐसे पूरा नाम था उसका। जैसे वेल्थ ऑफ नेशंस एंड इंक्वायरी इनटू द कॉजेज, इस तरह से नाम आता है ना उसका लंबा, लेकिन बोला जाता है वेल्थ ऑफ नेशन संक्षेप में। तो जनरल थ्योरी नाम की एक छोटी किताब लिखी इन्होंने, और उसमें इन्होंने ये बताया कि देश में जीडीपी के लिए, जीडीपी, रोजगार, इनके लिए समग्र मांग निर्णायक होती है। मतलब समग्र मांग अच्छी होगी तो ये अच्छे होंगे। समग्र मांग कुछ अलग तरह की बात नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग बोलते हैं, और मैक्रो यानी कि पूरे देश को पढ़ते हैं तो समग्र शब्द लगा देते हैं। मांग शब्द बोलते हैं तो किसी एक वस्तु की होती है, जैसे कि मार्कर की मांग। ऐसे जब आपको कोई कहेंगे मांग बढ़ रही, तो आप ये पूछोगे ना किसकी, मतलब तो फिर बताना पड़ेगा ना सामने वाले को कि फलानी चीज की। लेकिन कोई कहते हैं समग्र मांग बढ़ रही, तो आप किसकी नहीं बोल सकते, ओवरऑल सभी वस्तुओं की। मतलब समग्र बोल रहे हो ना, तो फिर किसकी थोड़ी होगा। जैसे हमारे देश का समग्र समाज ही खराब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं, समग्र रूप से कह रहे हैं, तो हम व्यक्तिगत समाज की तरफ इशारा नहीं कर सकते। तो समग्र मांग उनके अनुसार इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन उन्होंने ये बात क्यों कही, तो उनके पहले के जो अर्थशास्त्री थे उनको क्लासिकल अर्थशास्त्री बोला जाता था, क्लासिकल, प्रतिष्ठित। उनका ये मानना था
कि आपको डिमांड की चिंता नहीं करनी है। आप कोई भी चीज पैदा करो, सप्लाई करो, मांग अपने आप हो जाएगी। सप्लाई कोई भी चीज करो, मांग अपने आप हो जाएगी। हो सकता है उनके जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं था तो सप्लाई होती कितनी थी। गांव का लोहार को 2-4 सामान बनाने के लिए मांग की क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी दिन भर में 5 सामान बना पाते होंगे, लोहा पीट पीट के जो किसानों के औजार बनते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के माहौल में डिमांड क्रिटिकल इश्यू नहीं बनता है, इसलिए संभवतः उनके माइंड में ये बैठ गया था कि मांग कोई मुद्दा नहीं है, अब तो काम करो, मांग सब हो जाएगी। समझ पा रही हो आप मेरी बात? कि गांव में एक लोहार है जो हैंडी मतलब खुद काम करते हैं। मशीन का मतलब छोटे टूल्स होते हैं, जैसे कि हथौड़ा, जिसके ऊपर लोहा रख के कूटेंगे वो चीज, इस तरह के छोटे मोटे, हवा देने की धोंकनी और ये सब, और कुछ इस तरह की हाई फाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन टाइप की मशीनें नहीं है, बड़े बड़े प्लांट नहीं है। फैमिली लेबर काम करता है, वो है, उसकी पत्नी है, बच्चे हो सकते हैं, वही सब मिलके एक दिन में कितने सामान बना लेंगे आप ही बताइए। तो ज्यादा तो नहीं बना पाएंगे ना, जिससे एक फैक्ट्री में सरिया निकल रहा है तो बहुत भारी मात्रा में आउटपुट हो रहा है, उतना थोड़ी वो कर पाएंगे। तो 4-5 सामान बेचने में उनको मार्केट की समस्या तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गांव में इतना तो काम होता ही है, किसानों को जरूरत पड़ती रहती। और अगर मान लो 2-4 सामान ज्यादा बन गए तो पड़ोस के गांव में साइकिल लेके चले जाएंगे बेचने के लिए, बिक ही जाएंगे। और नहीं बिके तो 1-2 ले आएंगे वापस घर पे। कौन सा उनको मंदी आ जाएगी? किससे उधार लिया हुआ? बैंक से, किसी से लिया हुआ है नहीं। ट्यूशन, होम ट्यूशन जो टीचर पढ़ाता है उसको क्या मंदी का डर है, लेकिन जो 700 बच्चों का क्लासरूम खोल के बैठा हुआ है उसको डर है कि किसी वजह से बच्चा नहीं आया तो वो क्या करेंगे। जो लोग 2-4 बच्चों को बिठा के पढ़ाता है उसके लिए बहुत तेजी नहीं आएगी तो मंदी भी नहीं आएगी, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। भागे तो विजय माल्या भागे ना भारत से। मतलब एक आम आदमी ने ऐसी धोखाधड़ी बैंकों के साथ नहीं की, चाहे अब उस किसी की नीयत खराब हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता कि भाई हमें तो देना ही नहीं है बैंक का। तो जो छोटे उपक्रम होते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, एमएसएमई जो होते हैं वो सिर्फ न केवल ज्यादा रोजगार देते हैं बल्कि फेल होने के चांस कम होते हैं उनके, और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, कम मात्रा में ही आप उस एरिया में प्रवेश कर सकते हो। तो डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज भी हो गया, और प्लस उतना स्केल नहीं है, प्रोडक्शन की स्केल नहीं है, तो आप उसको खपा सकते हो मार्केट। तो उस टाइम के अंदर एक तो इस तरह की व्यवस्था थी। दूसरा उनका एक विचार था कि सारे लोग आनंद के लिए काम करते हैं, मतलब जैसे मैं कमा रहा हूँ क्लास में तो मैं इसको ले जाके खर्च कर दूंगा, पैसा जो भी आएगा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं पैसे को बचा के नहीं रखता। वो ये थ्योरी भी इस्तेमाल करते थे। तो जब आपको सारी इनकम आ रही है और सारे ही खर्च कर दे रहे हो तो मांग की कोई कमी नहीं होगी। तो ये बातें आई गई हो गई। लेकिन 1929 के आसपास जो बड़ी महामंदी आई तो किन्स ने देखा ये कि ये तो कंपनियां माल नहीं बेच पा रही है, और हर जगह उनको यही लग रहा है, ज्यादातर कंपनियों में, फिर ग्लोबल लेवल पे भी लग रहा है। तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्लासिकल लोग तो कहते थे कि सप्लाई करो, मांग अपने आप हो जाएगी। तो ये मांग अपने आप हो जाएगी तो फिर इनके स्टॉक जमा हो रहे हैं, माल बेच नहीं पा रहे हैं, अगली बार कम माल पैदा कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब जब मांग अपने आप ही पैदा हो जाती है तो फिर ये लोग माल क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? क्लासिकल लोग एक और चीज कहते थे कि बेरोजगारी होती नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। उनका कहना ये था कि अगर ज्यादा लोग हैं तो मजदूरी नीचे आ जाएगी,
और मजदूरी नीचे आ जाएगी तो संतुलन आ जाएगा, मतलब वो लोग फिर से काम मिल जाएगा उनको। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? संतुलन का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है मांग और आपूर्ति के बीच में। मजदूर अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट मांग नहीं कर रहे, तो मजदूरी नीचे आ जाएगी, नीचे आके उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसा सोचते थे। क्यों सोच रहे थे कि बेरोजगारी तो फिर भी है, ये मजदूरियों के ऊपर नीचे होने के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका ये कहना था कि जब मजदूरियां बहुत नीचे आ जाती है तो उनकी इनकम गिर जाएगी, इनकम गिर जाएगी तो वस्तुओं की मांग नहीं कर पाएंगे, और वस्तुओं की मांग नहीं होगी तो लेबर की मांग कैसे होगी, क्योंकि वस्तुओं लेबर की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। वस्तुओं की मांग नहीं होगी तो लेबर की मांग नहीं हो पाएगी। लेबर की सीधी मांग होती है क्या? सीधी मांग आपको लगती है, होती नहीं है। जैसे कि आपने घर में पेंट कराना तो लेबर बुला लिया, तो आपको लग रहा है कि मैं लेबर को सीधा बुला रहा हूँ। सीधा क्या बुला रहे हो? पेंट की वजह से बुला रहे हो। आपके घर में पेंट नहीं करवाना हो तो लेबर किससे बुलाओगे? कोई भी वस्तु या सर्विस से उसकी मांग है। हाँ, मेरी मांग किस हिसाब से, आप ये बताइए। मेरी डिमांड आप करते हो तो इसकी वजह क्या है? मतलब सिलेबस में इकोनॉमिक्स है इसलिए। अगर मैं वो प्रोडक्ट हो ही नहीं, मतलब एक हमारे पहले सांख्यिकी भी आता था, 55 नंबर का सांख्यिकी आता था जीएस में। 2 पेपर होते थे जीएस के, फर्स्ट और सेकंड। तो एक पेपर में 55 नंबर की स्टैटिस्टिक्स आती थी। एक सर से बहुत फेमस है यहाँ पर, एसके सेठ नाम है उनका। हर इंस्टीट्यूट उन्हीं को बुलाता था सांख्यिकी के लिए। जैसे सांख्यिकी हटी नहीं, अब सर को कोई याद नहीं करता। जब पेपर में है ही नहीं तो उनको कोई याद क्यों करेगा? तो सेठ साहब की मांग सीधी है क्या? नहीं, सांख्यिकी से उनकी मांग है, मतलब पेपर में सांख्यिकी है उससे उनकी मांग थी। जावेद हबीब की मांग ऐसे क्या मतलब? जावेद हबीब से अगर आपके दोस्त हैं तो बात अलग है, बाल कटवाने हैं तो जावेद हबीब की मांग हो सकती। बाल नहीं कटाने हैं तो जावेद हबीब को कौन पूछेगा भाई, शहनाज को कौन पूछेगा? सीधी सी। अब वस्तुओं की मांग गिर जाए तो लेबर की मांग क्यों हो? आप हमें ये बताइए। कितना बढ़िया थ्योरी। मैं तो उतना नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपके हल्का तो आइडिया देना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे सीधा ही केंस में चला जाऊं। उसकी थोड़ी भूमिका तो बताऊं, वो क्या सोच रहे थे, उनके पीछे वाले क्या सोच रहे थे, और आप क्या सोच रहे हो। अगर आप असहमत हो तो भी बता सकते हो, मैं छूट दे दूंगा इस मामले आपको बोलने की। अगर आपको कोई असहमति व्यक्त करनी हो, अपने विचार रखने हो, तो उसका भी स्वागत है। तो क्या है कि ये जो वेजेज की फ्लेक्सिबिलिटी है वो मतलब क्या करेगी, इनकम को कम कर देगी। मतलब वेजेज भी कितना नीचे लाओगे आप? इतना नीचे ले आओगे कि वो सामान नहीं खरीद पा रहा है। तो मार्केट में लेबर सिर्फ एक भूमिका में नहीं होता है ना, कि लेबर कर रहा, वही लेबर वापस डिमांड भी बनाता है ना। जैसे मैं आपको सप्लाई दे रहा हूँ अपना लेबर, तो मैं डिमांड भी तो करता हूँ, सामान भी तो खरीदता हूँ घर चलाने के लिए। अब मेरी इनकम गिर जाए, कोरोना पीरियड में क्या हुआ, मतलब लोगों की इनकम बिल्कुल ही वो हो गई। तो ये जो मैंने आपको जीडीपी की कम वैल्यू कल बताई, तो ये क्यों कम हो गई थी? मांग नहीं थी इसलिए। मांग क्यों नहीं थी? 2 कारण थे। एक तो ये था कि हमें बीमारी ना लग जाए मार्केट जाने से, एक कारण ये भी था। लेकिन बहुत बड़ा कारण क्या था कि काम ही नहीं था। और भारत में 90% प्लस एम्प्लॉयमेंट असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति को 1 मिनट से भी कम समय में हटा सकते हो। मतलब आप एक फोन कर दो कि कल नहीं आना है, तो उसके पास कोई इलाज नहीं है कानून में जाने का, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। 90% प्लस एम्प्लॉयमेंट इंडिया का असंगठित क्षेत्र में है। जब जब लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ काम हो ही नहीं सकता, हम लेबर को क्यों बुलाएंगे? तो वस्तुओं की मांग भी गिरी थी ना भारत में, तभी तो उत्पादन कम हुआ। तो आप ऐसे समझे ना इस चीज को। कल को तो इतनी बेरोजगारी हो जाएगी कि बेरोजगार कह रहा है कि मेरे को तो जीरो पेमेंट करो तो भी आ जाऊंगा। ठीक है, जीरो हो गया, उसने
कहा कि आ जाओ, जब आएगा तब देंगे, फिलहाल 0 पे काम करो। तो वो क्या किस चीज की डिमांड करेगा? जब इनकम ही नहीं आ रही है तो डिमांड क्या करेगा? मतलब वेजेज को इतना नीचे मत ले जाओ कि मांग ही खत्म हो जाए चीजों की। इसलिए किन्स ने कहा कि मेरे को क्लासिकल विचार नहीं समझ आ रहे हैं। उन्होंने अपने विचार दिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सप्लाई से मांग नहीं पैदा होगी, मांग से सप्लाई होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि समग्र मांग देश में जीडीपी रोजगार को तय करती है। ये पहला पॉइंट है उनका। तो लिखिए आप फर्स्ट। समग्र मांग इंग्लिश में भी लिखिए, एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग देश में जीडीपी और रोजगार को निर्धारित करती है। राइट, पहला। दूसरा लिखिए, ये साथ में आदत बना लेना आप, जीडीपी और रोजगार को साथ में चलाने की, जहाँ कोई संदर्भ बने तो, क्योंकि ये इसके बिना नहीं हो सकता है। बिना उत्पादन के रोजगार का कोई तर्क नहीं है। आप ही बताइए कि कहीं उत्पादन नहीं हो रहा फिर भी रोजगार कैसे होगा? ये बातें ऐसी है जो बिल्कुल ऐसी बैठ जानी चाहिए दिमाग में। हाँ, ये हो सकता है कि उत्पादन हो रोजगार नहीं हो, ये हो सकता है। जैसे आप कोई मेहनत करे यूपीएससी में, उसका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि बिना मेहनत के ही हो जाता है, तो मैं तो इस बात को नहीं मानता। ये हो सकता है कि आप मेहनत करें ना हो, और कई लोगों का नहीं भी होता है, ज्यादातर का तो नहीं ही होता है, कुछ एक का ही हो पाता है। तो उसी तरह से जीडीपी को हटा दो, रोजगार हट जाएगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि जीडीपी बढ़कर कई बार ऐसा भी होता है कि रोजगार पैदा ना हो। ये पॉसिबल हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे हम ड्राइवरलेस कारों की बात कर रहे हैं, या वीडियो चला दिया, जैसे टीचर नहीं है क्लास में, तो प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, रोजगार नहीं है, ऐसे समझ लो आप। तो जॉबलेस ग्रोथ, ये तो यूपीएससी में आया हुआ है कि क्या भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, यानी ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं है। तो सवाल क्यों पूछा यूपीएससी ने? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा कि ग्रोथ है, जीडीपी है, फिर रोजगार ज्यादा क्यों नहीं है। ये सवाल आप खड़ा कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब बिना ग्रोथ या जीडीपी के ही रोजगार है। वो सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं, हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य बात कर रहे हैं कि किसी भी जगह पे रोजगार क्यों होगा, उत्पादन होगा तो होगा, बिना उत्पादन के नहीं होगा। तो एक ये हुआ। दूसरा लिखिए, समग्र मांग की संरचना निम्न प्रकार होती है। सूत्र लिखिए, ये दूसरा पॉइंट चल रहा है आपका। तो यहाँ पर निम्न प्रकार होती है, ऐसा लिखा आपने, ऐसे लिखिए, एडी इज इक्वल टू, एग्रीगेट डिमांड को एडी बोल देते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ए। बड़ा है में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। देखिए यहाँ पर, और फर्स्ट लिखिए, C इज इक्वल टू कंजप्शन
उपभोग, इसको समझना पड़ेगा। तो लिखिए थोड़ा एरो बना के इसके बारे में। लिखिए उपयोगिता या संतुष्टि उपयोगिता या संतुष्टि के लिए किए जाने वाले खर्च को